दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अनुसूचियाँ। पिछली क्लास में हमने अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 6 तक का अध्ययन किया था। आज हम इस क्लास में अनुसूची 7 से लेकर अनुसूची 12 तक का अध्ययन करेंगे। हम इस क्लास में एक एक अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे और अनुसूची के बारे में जो प्रावधान किया गया है उन प्रावधानों को पढ़ेंगे और साथ साथ में हम उन प्रश्नों को भी पढ़ेंगे जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे अनुसूची 7 से अनुसूची 12 तक। अभी हमारी अनुसूची होगी 7। अनुसूची 7। हर अनुसूची का किसी न किसी से संबंध होता है, तो हमारा प्रश्न ये उठता है अनुसूची 7 का संबंध किससे है। हमने देखा कि अनुसूची 6 का संबंध किसी अन्य विषय से, अनुसूची 5 का संबंध किसी अन्य विषय से। तो इसी क्रम में अगर अनुसूची 7 का संबंध पूछा जाए तो किससे है। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन सूचियों के माध्यम से किया गया है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन सूची के माध्यम से किया गया है। कहने का तात्पर्य है केंद्र सरकार के लिए अलग विषय निर्धारण किए गए, राज्य सरकार के लिए अलग विषय निर्धारण किए गए और ये विषय जो निर्धारण किए गए ये सूची के माध्यम से किए गए। होता ऐसा है, 3 सूचियां बनाई गई थी। एक सूची का नाम रखा गया था संघ सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक का नाम रखा गया था राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। एक का नाम रखा गया था समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। ऐसा पूछे कि ये जो सूचियों का जो बंटवारा किया गया है, शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है सूची के माध्यम से, इसका संबंध किस अनुसूची से है। हमें याद रखना है अनुसूची 7 से। एक बार पुनः हम दोहराते हैं, अनुसूची 7 का संबंध किससे है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन सूची के माध्यम से किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई थी। संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार करती है। एक सूची है राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है। एक सूची का नाम है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का काम केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों का है। तो ये हमारा हो गया कि ये जो सूचियां बनाई गई थी जिसमें अलग अलग विषयों का निर्धारण किया गया था, उनके बारे में हमने चर्चा की। इसका संबंध अनुसूची 7 से है। प्रश्न ऐसा बन सकता है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची का संबंध किस अनुसूची से है। अनुसूची 7 से। प्रश्न ऐसे बन सकता है और बना हुआ भी है कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस सूची के माध्यम से किया गया है। तो केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के माध्यम से किया गया है। अनुसूची 7 के माध्यम से। तो हम हमारी चर्चा कर लेते हैं, विस्तार पूर्वक लिख लेते हैं। इस अनुसूची का संबंध, इस अनुसूची का संबंध केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन सूची के माध्यम से किया गया। शक्ति का विभाजन सूची के माध्यम से किया गया, जिसके तहत कितनी सूचियां बनाई गई। 3 सूचियां बनाई गई। एक का नाम रखा गया था संघ सूची, इस पर कानून बनाने का काम संघ सरकार या केंद्र सरकार करती है। कौन बनाते कानून, संघ सरकार, केंद्र सरकार। एक का नाम हो जाएगा राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है। और इसी क्रम में एक का नाम हो जाएगा हमारा समवर्ती सूची। इस सूची में
केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। केंद्र व राज्य सरकार, हमें याद क्या रखना है, दो चीज़ें याद रखना है। ये जो तीन जो सूचियां दी गई है इसका संबंध अनुसूची 7 से है। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का जो विभाजन किया गया है वो अनुसूची 7 के तहत किया गया है। तो ये हमारी हो गई अनुसूची 7, और जहाँ तक मुझे आशा और विश्वास है आपको ये अनुसूची याद हो गई होगी। इसमें याद ये रखना है कि ये जो केंद्र व राज्यों के मध्य जो शक्ति का जो विभाजन है वो सूची के माध्यम से किया गया है। वो कौन से अनुसूची के माध्यम से? 7वीं। और कितनी अनुसूची बनाई गई है? 3 अनुसूची बनाई गई है। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों कानून बनाने का काम करती है। ये हमारी होगी अनुसूची 7। ऐसे ऐसे एक एक अनुसूची का संबंध व प्रावधान पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाए तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो इसी क्रम में अगली अनुसूची ले लेते हैं हम, अनुसूची 8। साथियों, अनुसूची 8 के बारे में जब हम चर्चा करते हैं या अनुसूची 8 के प्रावधानों को पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, अनुसूची 8 का संबंध किससे है? जिस प्रकार केंद्र व राज्यों के मध्य सूची का जो विभाजन किया गया है वो उसका संबंध अनुसूची 7 से है। इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि अनुसूची 8 का संबंध किससे है? तो हमें ये याद रखना है, अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है, लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? मूल संविधान में अनुसूची 8 के तहत 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। अभी अगर पूछे कि वर्तमान में अनुसूची 8 के तहत कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है तो ऐसा प्रश्न बनता है, तो ये याद रखना है कि वर्तमान समय में अनुसूची 8 के तहत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि अगर ये जो 22 भाषा है, पहले 14 थी अभी 22 है, अगर किसी भाषा को जोड़ना हो या किसी भाषा को उससे हटाना हो, इसकी क्या प्रक्रिया है? संविधान में अगर कोई भी चीज़ जोड़ी जाती है, कोई भी चीज़ घटाई जाती है तो संविधान में किया जाता है संशोधन, और संशोधन के माध्यम से ही किसी भी भाषा को हम अनुसूची 8 में शामिल कर सकते हैं। अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि जैसे राजस्थानी भाषा का मुद्दा चल रहा है कि आप इसे अनुसूची 8 में जोड़ो, क्या अनुसूची 8 में अगर राजस्थानी भाषा जोड़ी जाती है तो क्या इस मामले में संविधान में संशोधन किया जाता है या नहीं? तो आपको ये याद रखना है, किसी भी भाषा को जोड़े, चाहे राजस्थानी हो चाहे कोई अन्य भाषा हो, संविधान में संशोधन किया जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि संविधान में संशोधन किया जाता है तो क्या संशोधनों के माध्यम से ही किसी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था या मन मर्जी से जोड़ा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर ये मिलता है कि 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। इसी क्रम में ये कहें कि 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। तो ये हो सिंधी हो गई 15वीं और 15 ये हो गई 18। पीछे रहेगी 4 भाषा। इन 4 भाषाओं को संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, और इसके माध्यम से 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली। कहने का तात्पर्य यह है, संविधान में अगर किसी भी भाषा को जोड़ना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके अलावा अब मोटा मोटी रूप से कि अनुसूची 8 का संबंध किससे? भाषा से है। अनुसूची 8 में मूल संविधान में तहत कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 14 भाषाओं का। वर्तमान में कितनी है? 22 है। जोड़ी कितनी गई थी? 14 में से 22 देखते हैं तो हमें कहते हैं 8 भाषाओं को जोड़ना पड़ा। 8 भाषाओं को जोड़ा गया था, तब कितने संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 3 संविधान संशोधन किए गए थे। अब हम एक एक चीज़ को बिंदु बिंदु को लिखते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है, परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होना। इसी उद्देश्य से आपको पढ़ना है, इसी उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूँ। जब हम सकारात्मक दृष्टि से पढ़ते हैं कि जैसे मैं किसी व्यक्ति से पढ़ता हूँ, किसी अध्यापक से पढ़ता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है, और शायद ऐसा जो ये जो पढ़ा रहा है
इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपको पढ़ना है और इस प्रकार पढ़ना है कि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। तो हम एक एक बिंदु को बातों को लिख लेते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न हो जाएगा अनुसूची कौन सी हो गई, ये 8। अनुसूची 8, अनुसूची 8 का संबंध किससे है? भाषा से है। ये आपको याद रखना है। जिसके नीचे लाइन खींची जाती है इसका मतलब ये है तो इस बात में दम है, और ये दम इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। इसका संबंध अनुसूची 8 से किसका संबंध है? भाषा से। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं मूल संविधान में अनुसूची 8 में 14 भाषाओं को शामिल किया गया। अनुसूची 8 में 14 भाषाओं को शामिल किया गया। भाषाओं को शामिल किया गया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में अगर अनुसूची 8 को हम पढ़ते हैं तो कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और मैंने ये बात बताई है कि अनुसूची 8 में अगर किसी भी भाषाओं को आपको जोड़ना है तो संविधान में आपको करना पड़ेगा संशोधन। इसका मतलब ये हुआ, अब हम संशोधनों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस संशोधन के माध्यम से कौन सी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। तो हम एक एक संशोधन को ले लेते हैं। सबसे पहले किया गया था 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, और ये जो आपका 21वां जो संविधान संशोधन है ये 1967 में किया गया था। और 1967 में किया गया था तो इसके माध्यम से जोड़ा गया था सिंधी को जोड़ा गया था। इसका मतलब ये हो गया, ये भाषा कौन सी हो गई? 15 हो गई, 15 नंबर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसी क्रम में 71वां संविधान संशोधन किया गया। 71वां संविधान संशोधन किया गया। 71वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। 71वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, और 1992 में किया गया उस समय 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। एक का नाम है मणिपुरी। कौन सी पुरी? मणिपुरी, अमरीशपुरी नहीं, मणिपुरी। नेपाली। एक का नाम है कोंकणी, कोसिनी कोंकणी। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गई 15 नंबर, ये हो गई 16 नंबर, 17 नंबर व 18 भाषाओं को संविधान में हमने जोड़ लिया। इसी क्रम में अगर अभ्यास करवाना पड़ेगा अब 51वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन किया गया था संविधान में 2003 में, जिसके तहत किसको शामिल किया गया था? 2003 में जो संविधान संशोधन किया, इसमें किया गया था बोडो को, एक हो गई डोगरी, एक हो गई संथाली, एक हो गई मैथिली। ये लो, कौन सी ली? मैथिली। ये हो गई हमारे 18, 19, 20, 21, ये 22। ये है वर्तमान की 22 भाषा जिसका प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में मिलता है। ये इससे बाहर मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार कोई प्रश्न नहीं आता है। पूरी कोशिश करके आपको बताया है कि ये है अनुसूची 8 जिसका संबंध कहा जाता है भाषा से। मूल संविधान में अनुसूची 8 के तहत 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, और वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषा है। 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जोड़ा गया, और 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, संताली व मैथिली जोड़ा गया। यह है हमारी अनुसूची 8। पूरी कोशिश करके आपको बताया गया है जिससे किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका नहीं छूटे। तो ये हमारी अनुसूची 8 थी। इसी क्रम में अब हम आगे की जो अनुसूची है इस अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे कि आगे की अनुसूची क्या कहती है। जिस प्रकार एक एक अनुसूची को पढ़ा जा रहा है, साहित्य में
किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा। अगली अनुसूची है अनुसूची 9। अनुसूची 9 का संबंध किससे है? जिस प्रकार अनुसूची 8 का संबंध भाषा से है, उसी प्रकार अनुसूची 9 का संबंध कहा जाता है जमींदारी प्रथा व भूमि सुधार। प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है कि अनुसूची 9 का संबंध किससे है? भूमि सुधार। किसको सुधारना है? भूमि को सुधारना है, या इसको हम कह सकते हैं जमींदारी प्रथा। कौन सी प्रथा? जमींदारी प्रथा। भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा का संबंध अनुसूची 9 से माना जाता है। अनुसूची 9 का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा से। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भूमि सुधार या जमींदारी प्रथा का संबंध किस अनुसूची है? अनुसूची 6, 7, 8 या 9। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुसूची 9। चलो कोई बात नहीं। अब ये कहेंगे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी 8। हम पढ़ रहे हैं 9वीं, इसका मतलब है इसको हमने बाद में जोड़ा है। मूल संविधान में अनुसूची 9 के बारे में कोई भी प्रावधान, कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि इसको कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इस अनुसूची को जोड़ा है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम संविधान संशोधन हुआ कब था? तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1951 में। और 1951 के माध्यम से जो संशोधन किया गया था, प्रथम अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ा गया। इस अनुसूची को हमने कब जोड़ा? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ा था। कहते हैं कि इस अनुसूची में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। क्या, किस 2 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया था? 31E, 31B, 31A, 31B नामक 2 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। दोनों में अलग अलग 2 प्रावधान किए गए थे। पहले अनुच्छेद की बात करें 31A की, तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि राज्य लोकहितवाद में भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। कि राज्य किसी अन्य वाद में नहीं, लोकहितवाद में लोगों के हितों के लिए क्या कर सकता है? भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, भूमि को छीन सकता है। कोई बात नहीं, छीनो। 31B यह कहता है कि राज्य जो भूमि को जो छीनेगा, जो अधिग्रहण करेगा, उस बात को लेकर आप न्यायालय में शरण नहीं ले सकते, आप न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। ये दिमाग खटखटे कि भाई आपने भूमि को भी अधिग्रहण कर रहे हो आप, और हम अगर न्यायालय में जाए तो उसका भी आपने रास्ता बंद कर दिया। कहते हैं इस अनुसूची का संबंध उन कानूनों से, उन विषयों से है जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में 284 से भी ज़्यादा ऐसे विषय हैं जिनको अनुसूची 9 में रखा गया है। अनुसूची 9 में अगर कोई भी प्रावधान कर दिया तो उस प्रावधान पर आप न्यायालय में शरण नहीं ले सकते। ऐसी एक अनुसूची का निर्माण किया गया था। लोगों ने ये कहा कि ये बड़ी अजीब की बात है, अनुसूची 9 में तो इसका मतलब है आप हजारों लाखों विषयों को शामिल कर लोगे, इसका मतलब है तो हम तो न्यायालय में जाएंगे ही नहीं, और हमारे मूल अधिकार है उनका इसी प्रकार से हनन होता रहेगा। तो इस विवाद को लेकर न्यायालय में शरण ली गई। इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, पहले कुछ बातें लिख लेते हैं। हमने कहा कि अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, और इसमें 31A नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें कहा गया राज्य लोकहितवाद में भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। यह प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 31A में। अनुच्छेद 31B यह कहता है कि राज्य के द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने पर भूमि का
अधिग्रहण करने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ये दो प्रावधान किया गया था। और ये किया गया था अनुसूची 9 में उन विषयों को शामिल किया गया था, अनुसूची 9 में उन विषयों को शामिल किया गया उन विषयों को शामिल किया गया जो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। यह है अनुसूची 9 का परिचय। अनुसूची 9 ये कहती है, अनुसूची 9 का संबंध है भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा से। चलो कोई बात नहीं। इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, इसके माध्यम से जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि मूल जो संविधान है उसमें 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। बाकी जो अनुसूचियां हैं, वर्तमान में जो 12 अनुसूचियां, उनको अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। मैंने ये कहा किसी भी बात को संविधान में जोड़ना है या किसी भी बात को संविधान से हटाना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि 2 अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। 31 ये कहता है कि राज्य लोक हितवाद में भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। भूमि का क्या कर सकता है? अधिग्रहण कर सकता है, कोई बात नहीं। 31B यह कहता है कि राज्य के द्वारा जो भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती। और कहते हैं कि अनुसूची 9 में उन विषयों को शामिल किया गया है जिसको लेकर हम न्यायालय की शरण प्राप्त नहीं कर सकते, हम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। वो ऐसा, ये जो बातें हैं हमने यहाँ पढ़ी, आपको देख के भी ये बुरा लग रहा होगा कि यार हमारी ज़मीन को अधिग्रहण करते हो और हम ही न्यायालय में नहीं जा सकते, मतलब ये कैसी स्वतंत्रता? ये तो एक तरीके से परतंत्र माना जाता है। स्वतंत्र व्यक्ति कैसे माना जाता है? तो इसी क्रम में कहा जाता है कि शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद 1951 के माध्यम से न्यायालय में चुनौती दी गई। किसको? अनुसूची 9 को। और न्यायालय ने ये कहते हुए अपने याचिका को खारिज कर दिया कि अनुसूची 9 को हम सुन ही नहीं सकते। इसका मतलब ये बात साफ साफ पता है कि शक्ति किसकी मजबूत है? न्यायपालिका की मजबूत है या केंद्र सरकार की मजबूत है? तो केंद्र सरकार की मजबूत मानी गई, न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर माना गया था। फिर केशवानंद भारती वर्सेस केंद्र राज्यवाद में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी अनुसूची 9 में कोई भी विषय को, कोई भी कानून को, कोई भी विधि को अगर शामिल किया जाएगा तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय उस मामले को सुनेगा और अगर लगेगा कि संविधान की मूल संरचना, संविधान का मूल ढांचा अगर इनसे प्रभावित हो रहा है या इसका उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय बाकायदा उस कानून को रद्द कर सकता है, खारिज कर सकता है। तब जाके ये लगा कि वास्तव में भी भारत में न्यायपालिका की स्थिति क्या है? मजबूत है। वरना तो ये लग गया था लोगों को कि न्यायपालिका की शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसी क्रम में हम बातचीत कर लेते हैं कि वह आखिर क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो ये कहा गया शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद 1951 में अनुसूची 9 को न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय में चुनौती दी गई तथा न्यायालय इस याचिका को खारिज कर देता है। क्या कर देता है? खारिज कर देता है। हमने यह कहा
कि न्यायालय में तो हम जा ही नहीं सकते, लेकिन शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद 1951 के मामले में अनुसूची 9 को लेकर न्यायालय में बाकायदा केस दायर किया गया था और उस याचिका को ही खारिज कर दिया और ये कहते हुए खारिज किया कि अनुसूची 9 से संबंधित किसी भी मामले को हम नहीं सुन सकते, क्योंकि अनुसूची 9 में उन विषयों को शामिल किया गया है जो न्यायपालिका में शरण प्राप्त नहीं है, न्यायपालिका उसको नहीं सुन सकती। तो अब हम पढ़ेंगे कि यार वास्तव में ऐसा हुआ था तो आखिर कैसे हुआ। तो हम अब पढ़ेंगे दूसरा मामला, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में न्यायालय ने कहा कि 24, ये जो अपना स्टेटमेंट आया था ये 24 का आया था, 24 अप्रैल 1973 के बाद अनुसूची 9 में रखे गए विषयों को सुना जाएगा। रखे गए विषयों को सुना जाएगा और अगर अनुसूची 9 में ऐसा कोई विषय जो संविधान की आधारभूत संरचना, संविधान की कौन सा आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उस कानून को रद्द भी किया जाएगा। ये बनी ना बात, तब जाके ये लगा कि हम इस भारत के निवासी हैं जहां न्यायपालिका की शक्ति मजबूत मानी जाती है, न्यायपालिका व्यक्ति के हितों के लिए काम करता है। तो ये हुआ कि शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ मामले में उस चुनौती को खारिज कर दिया और यह कह के खारिज कर दिया क्योंकि इसका संबंध किससे है, 9वीं अनुसूची से है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में ये कहते हुए कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, कब 24 अप्रैल 1973 के बाद अनुसूची 9 में रखे गए विषयों को सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा और अगर ऐसा कोई विषय हो, ऐसा कोई कानून हो, ऐसी कोई विधि हो जो संविधान की मूलभूत ढांचा है, जो संरचना है, उसका उल्लंघन करता है तो बाकायदा उस कानून को खारिज भी किया जा सकता है। तब जाके केंद्र सरकार की अकल ठिकाने आई थी। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 10 को। अब इसी क्रम में अगली जो हमारी जो अनुसूची हो जाएगी वो अनुसूची हो जाएगी 10 कि अनुसूची 10 क्या कहती है, अनुसूची 10 का संबंध किससे है। हम एक एक अनुसूचियों को लेकर चर्चा करते रहेंगे और साथ साथ में उनके प्रावधानों को भी ले चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 10 कि 10 का संबंध किससे है। तो अनुसूची हो जाएगी हमारी 10। अनुसूची 10 कहते हैं कि अनुसूची 10 का संबंध दल बदल कानून से है। कौन सा कानून है, दल बदल कानून से है, दल बदल कानून से। इस अनुसूची को पढ़ेंगे तो आपको एक मामला समझ में आएगा जो राजस्थान में अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच चल रहा है। इस जो अनुसूची है, ये जो दल बदल का जो मामला है, इस मामले को पढ़ेंगे तब जाके अशोक गहलोत व सचिन पायलट का मामला समझ में आएगा कि आखिर मामला है क्या, कोर्ट में याचिका को क्यों दाखिल किया गया था और उसके पीछे क्या कारण था। अनुसूची 10 का मामला है दल बदल कानून से। कहते हैं कि कुछ विधायक है वो अपनी पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उसकी सरकार बना लेते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में हुआ था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया
उनको कमलनाथ जी को छोड़ कर कांग्रेस को छोड़ के वहाँ चला गया। किसी पार्टी से सचिन पायलट है वो बीजेपी में जाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे अनेक जो मुद्दे हैं जो देश में चल रहे हैं, पहले भी चलते थे, अभी भी चल रहे हैं। उन मुद्दों को लेकर बातें होती है कि इन मुद्दों को कैसे कहा जाता है। ये तो पहले भी चलते थे। राजीव गांधी जी की सरकार थी, 52वां संविधान संशोधन किया गया और 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में। उस अनुसूची को जोड़ा गया था क्योंकि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 10वीं जो अनुसूची है इसको 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और ये कहा गया कोई भी दल है उस दल के अगर 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 1/3 से कम है तो उसकी सदस्यता पर प्रभाव पड़ेगा और उनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। तब जाके विधायकों को ये लगा कि अपनी विधायकी जा सकती है। तब उन्होंने दल बदल पर थोड़ा क्या हुआ कि डर महसूस हुआ। अटल जी की सरकार आई। अटल जी की सरकार ने कहा कि किसी भी दल के 2/3 सदस्य, राजीव ने 1/3 कहा था, अटल जी ने 2/3 कहा था, 2/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2/3 सदस्य से कम सदस्यों को दल बदल किया जाता है तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो हम यहाँ दोनों संविधान संशोधनों को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे कि आखिर दल बदल है क्या। तो सबसे पहले जो हमारा जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है, इसको जोड़ा कब गया था? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। और ये जो 52वां संविधान संशोधन है यह 1985 में किया गया था राजीव गांधी सरकार द्वारा। कौन से गांधी सरकार द्वारा? राजीव गांधी सरकार। कहीं आप राहुल गांधी सरकार मत समझ लेना, क्योंकि राहुल जी की सरकार पता नहीं कब बनेगी। अभी तो उनका परिवार बसाना भी बाकी है और सरकार बनानी तो है ही है बाकी। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से राजीव गांधी सरकार के माध्यम से इनको जोड़ा गया था। इस अनुसूची में प्रावधान किया गया, इस अनुसूची में प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि किसी भी दल के 1/3 सदस्य, किसी भी दल के 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं, क्या कौन सा बदल करते हैं? दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1/3 सदस्य से कम ऐसा करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तब जाके ये जो आयाराम जो गयाराम जो मामला है ये आया था। कभी तो कोई बीजेपी में चला जाता, कभी कोई बसपा में चला जाता, कभी कोई कांग्रेस या किसी में चला जाता, कभी कोई चला। ये जो दल बदल जो मामला है इस पे जाके जो नकेल कसने का जो काम है जो सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने किया था 1985 में। तो हमने ये कहा कि दल बदल है, अनुसूची 10 का संबंध दल बदल कानून से है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से राजीव गांधी सरकार ने इस अनुसूची को लाया। इस अनुसूची में प्रावधान किया गया कि किसी भी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1/3 से कम सदस्य ऐसा करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इसी क्रम में हमने एक बात और की थी कि यही प्रावधान अटल जी की सरकार ने किया था, जो 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से किया था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 91वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन
2003 के माध्यम से 2003 के माध्यम से अटल जी की सरकार ने, किसकी सरकार ने, अटल जी की सरकार ने कहा कि अगर कोई दल के 2/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 2/3 से कम करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ये हुआ, ये है हमारी अनुसूची 10। अनुसूची 10 के बारे में एक बार मोटा मोटे रूप से विस्तार से मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या अनुसूची 10 मूल संविधान में थी या नहीं? तो नहीं थी। बाद में जोड़ा गया? तो हाँ, बाद में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूची 10 को जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से राजीव गांधी सरकार के द्वारा अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। अनुसूची 10 का संबंध किससे है? दल बदल कानून से। आपने दल बदल के लिए क्या प्रावधान किया गया कि राजीव गांधी सरकार यह कहती है कि किसी भी दल के 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी है दल बदल करता है 1/3 से कम सदस्य तो उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। अटल जी की सरकार आई 2003 में 51वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान किया, 1/3 की जगह 2/3 कर दिया कि आप एक काम करो, किसी भी दल के 2/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं मानी जाएगी, लेकिन इससे कम करते हैं तो दल बदल के तहत उनकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ये जो प्रावधान किया गया दल बदल से संबंधित, इन दोनों प्रावधानों को हमने पढ़ा है। तो ये मैं कोशिश मेरी यही कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसी क्रम में अब हमारी अनुसूची हो जाएगी, अनुसूची 10 होगी 11। अनुसूची 11 और अनुसूची 12 जो महत्वपूर्ण अनुसूची मानी जाती है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 11 के बारे में। अनुसूची 11 का संबंध किससे है? अनुसूची 11 मूल संविधान में थी या बाद में जोड़ा गया? तो साफ साफ नजर आ रहा है मूल संविधान में अनुसूची 8 ही थी। ये जो बाकी अनुसूचियां बाद में जोड़ा गई। अनुसूची 11, अनुसूची 11 बाद में जोड़ी गई। इसका संबंध किससे है? पंचायती राज संस्थाओं से। संबंध लिख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं से। चलो कोई बात नहीं। अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन होता कब है? 1992 के माध्यम से। कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इस अनुसूची को जोड़ा गया। इसका संबंध किससे है? इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई? तो 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से
की गई। ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये 1992 में हुआ था और कहते हैं इसके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और अनुसूची 11 को शामिल किया गया। इसमें कुल कितने विषयों का, इसमें कुल 29 विषयों को शामिल किया गया। इसमें कुल 29 विषयों को शामिल किया गया, विषयों को शामिल किया गया। ये है हमारी अनुसूची 11। पूरी कोशिश ये है कि इससे जो प्रश्न बनेगा इसी से बनेगा कि 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से, इसका संबंध किससे है तो पंचायती राज से है, और पंचायती राज को 29 जो कार्य दिए गए हैं वो अनुसूची 11 में लिखे गए हैं। अनुसूची 12, अनुसूची 12 का संबंध किससे, नगर पालिका से। किससे है, नगर पालिका से। कौन सी पालिका से, नगर पालिका से। पंचायती राज का संबंध अनुसूची 11 से, 12 का नगर पालिका से है। इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 के तहत। 74वां संविधान संशोधन हुआ तो 1993 में लागू था, लेकिन ये 92 माना जाता है, लागू 93 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत नगर पालिका को, कौन सी पालिका को, नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई। मान्यता दी गई। इसके तहत नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसमें कुल 18 विषयों को शामिल किया गया। इसमें कुल 18 विषयों को, या इसमें 18 कार्यों को, नगर पालिका के 18 कार्यों को लिख लेते हैं। कितने कार्य हैं, 18 कार्य को शामिल किया। यहाँ विषयों की जगह हम कार्य लिख लेते हैं। ये है हमारी अनुसूची 11 व अनुसूची 12, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। एक बार पुनः हम इन अनुसूचियों को देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं अनुसूची 11, जिसका संबंध पंचायती राज से है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें कुल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया। इसके तहत नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें कुल 18 कार्यों को रखा गया है। ये हमारी साथियों अनुसूची थी। अनुसूची से संबंधित जो पूरा टॉपिक मैंने आपको करवा दिया गया है। इससे संबंधित अन्य जो कोई प्रश्न छूटा है या मैंने नहीं बताया है या मैंने कोई गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपना प्रश्न पूछ सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं सही व सटीक जवाब दूँ और इसी के साथ मैं आपको सही पढ़ाऊँ। आगे भी इसी प्रकार आपके लाइक व कमेंट सब्सक्राइब से मेरे मोटिवेट बढ़ते रहेंगे। अब मैं आशा और विश्वास करता हूँ साथ में आपको समझ में आया होगा, और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बेसन चारण, धन्यवाद।